तो चलिए आइए थोड़ा शुरू करते हैं इसके बारे में। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो यहाँ पर आ रहा है कि भारतीय संविधान की धारा 30 में शिक्षा के विषय में क्या प्रावधान किए गए हैं। जी हाँ, अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो उसमें धारा 30 जो है वो शिक्षा के विषय में क्या बातें बताती हैं, या संविधान की धारा जो 30 है उसमें शिक्षा के विषय में विषय पर निबंध लिखिए, या धारा 30 द्वारा अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ पे बात अल्पसंख्यकों की आती है और बेसिकली आप सभी को बताना चाहूँगा कि अल्पसंख्यक होते कौन हैं। दोस्तों, अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनकी संख्या कम होती है। और अगर हम भारत में बात करें तो भारत में आप सभी को पता होगा कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो कौन कौन से रिलीजन में आते हैं। उसमें हिंदू भी आते हैं, उसमें मुस्लिम्स, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, ये सभी लोग कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं क्योंकि इनकी संख्या जो है कम होती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार उनमें से एक है। तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में हमें जो मौलिक अधिकार मिले हैं वो बेसिकली 6 अधिकार हैं, जिसमें से एक अधिकार सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। अगर मौलिक अधिकार देखें तो कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। तो सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार उनमें से एक है और धारा 30 का संबंध इसी मौलिक अधिकार के साथ है, ठीक है ना। तो इसमें हम 2 खंडों की बात करते हैं। सबसे पहले हम खंड 1 की बात करेंगे, फिर हम खंड 2 की करेंगे। तो खंड 1 जो है, धारा 30(1) का संबंध अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थाएं खोलने। इसके खंड 1 की बात करते हैं तो वो ये कहता है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो अपनी शिक्षा संस्थाएं खोल सकते हैं और उन्हें चला भी सकते हैं। यानी कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति अपने शिक्षा संस्थान, अपने लोगों को एजुकेशन देने के लिए कोई भी शिक्षा स्कूल वगैरह वो संस्थान खोल सकता है जो बेसिकली एजुकेशन प्रोवाइड करते हों। इस धारा के खंड 1 के अनुसार भाषा या धर्म पे आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी मर्जी की शिक्षा संस्थाएं खोलने व चलाने का अधिकार होगा। जी हाँ दोस्तों, कि यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी मर्जी की शिक्षा संस्थाएं खोल भी सकते हैं और उनको चला भी सकते हैं, ताकि वो अपने लोगों को अपने धर्म संबंधी या अपने समाज की अधिक से अधिक जानकारियां प्रोवाइड करवा सकें। अब आगे बात करते हैं खंड 2 की। तो खंड 2 क्या कहता है कि धारा की खंड 2 के अनुसार राज्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में किसी शिक्षा संस्था के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह किसी धर्म या भाषा पे आधारित अल्पसंख्यक समुदाय के प्रबंधन में है। मतलब राज्य की ओर से जो इनको सहायता मिलेगी शिक्षा संस्थान को, वो इस प्रकार से बिल्कुल नहीं मिलेगी कि वो एक धर्म समुदाय या एक भाषा के लोगों को मिल रही है, बाकियों को नहीं मिल रही है। तो राज्य जो सुविधाएं अन्य संस्थानों को देगा वो इन संस्थानों को भी समानता के आधार पर देगा, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं। तो अगर धारा 30 के खंड की बात करी जाए तो इस प्रकार धारा 30 का प्रथम खंड निम्नलिखित बातों पर बल देता है। पहला इसमें क्या है, ये कह रहा है कि देश के अंदर रहने वाले कुछ समुदाय भाषा या धर्म की दृष्टि से अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। देश में कई तरह के लोग हैं जो किस समुदाय में आते हैं, मैंने बता दिया कि भाषा की दृष्टि से या धर्म की दृष्टि में अल्पसंख्यक समुदाय में वो लोग आते हैं, चाहे वो भाषा हो या वो धर्म हो। अल्पसंख्यक एक सही शब्द है, ठीक है ना। एक वर्ग किसी राज्य में अल्पसंख्यक हो सकता है, दूसरे में नहीं। हाँ, ये बात सच है कि अगर कोई भी वर्ग हो, कोई भी कैटेगरी के लोग हों, तो एक राज्य में जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ अल्पसंख्यक हो सकते हैं, दूसरे राज्य में नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल अगर हम किसी स्टेट को लेते हैं, वहाँ पे कोई धर्म के लोग अगर कम है तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे राज्य में भी कहीं ना कहीं कम हो, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। संविधान इन समुदायों को जहाँ भी ये अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं अपनी शिक्षा संस्थाएँ खोलने या उन्हें अस्तित्व में लाने का अधिकार देता है कि वो उनको चाहे तो अपनी संस्थाओं को या अल्पसंख्यक समुदायों को संविधान जो है इन अल्पसंख्यक समुदायों को ये अधिकार देता है कि वो अपने समुदाय के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। वो उसको अपनी पहचान दिला सकते हैं, शिक्षा के तौर पे वो उसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये संस्थाएं प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा में किसी से भी संबंधित हो सकती है। तो ये संस्थाएं जो चलाएंगे अल्पसंख्यक लोग, ये 1ली से 5वीं भी हो सकती है, 6ठी से 8वीं भी हो सकती है,
ठीक है ना, या हायर एजुकेशन भी हो सकती है, ठीक है ना, किसी भी स्तर पे हो सकती है, चाहे वो पहली से पाँचवीं हो, ठीक है, माध्यमिक स्तर पे हो, या हायर एजुकेशन वगैरह के संस्थान हो, ठीक है ना, कॉलेजेस वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। उन्हें व्यावसायिक शिक्षा संस्थाएं खोलने का भी अधिकार है कि जहाँ पे उनको काम मिले, लोगों को, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उपलब्ध हो जाए, ठीक है ना। ये अल्पसंख्यक समुदाय अपनी शिक्षा संस्थाएं खोलकर उनका प्रशासन स्वयं चलाने का भी अधिकार रखते हैं, कि अगर किसी अल्पसंख्यक समुदाय ने, सपोज किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय ने, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे वो सिख हो, उन्होंने कोई भी अपना संस्थान, कोई भी इंस्टीट्यूट खोला है, ठीक है ना, तो वो उसके देखरेख की व्यवस्था खुद करेंगे, उसको चलाएंगे भी वो खुद ही, ठीक है ना। तो धारा 30 के खंड 2, यह खंड 1 का विरोधी ना होकर पूरक है। यह भाग निम्नलिखित बातों पर बल देता है। अब इसमें कुछ बातें बताई गई हैं, दो बातें क्या, कि राज्य द्वारा शिक्षा संस्थाओं को दी जा रही सहायता सभी समुदायों द्वारा खोली गई शिक्षा संस्थाओं को दी जाएगी। हाँ, जो चीज़ मैंने पहले आपको बताई है वही चीज़ यहाँ पर दोबारा दी गई है, कि राज्य द्वारा जो शिक्षा संस्थाओं को दी जा रही सहायता, राज्य अगर एक शिक्षा संस्थान को कोई सहायता कर रहा है, हेल्प कर रहा है सपोज, तो वो अन्य शिक्षा संस्थानों को भी समानता के आधार पर दी जाएगी, किससे कोई भेदभाव नहीं होगा। किसी शिक्षा संस्था को सहायता देने से राज्य इसीलिए इनकार नहीं कर सकता है कि वह किसी भाषा या धर्म पर आधारित अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाई जा रही है। तो राज्य की ओर से किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ या किसी भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो अन्य के लिए है वो उनके लिए भी समानता के आधार पर दे दी उन्हें जाएगी। तो अब निष्कर्ष पे चलते हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि भारत एक प्रजातांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष, एक डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर स्टेट है, अतः यहाँ किसी भी समुदाय के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर संविधान की धारा 30(1) व 30(2) भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी शिक्षा संस्थाएं खोलने, चलाने व राज्य से सहायता प्राप्त करने का अधिकार देती है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपको समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन इजीली है, बिल्कुल काफ़ी इजी दे रखा है इसमें। और मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है वो इस तरफ जाता है कि जितना हो सके आप उतना इजी लैंग्वेज जो है उसको लिखिए। जितना ज़्यादा इजी लैंग्वेज को आप प्रेफर करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है, क्योंकि सामने वाले को समझाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप कहीं लिखते ही जाएं, लेकिन लिखने का एक मकसद होता है कि भाई सामने वाले को हमें समझाना है कि हम लिख क्या रहे हैं। तो आपके वर्ड्स जो है बेसिकली वो एक अच्छी लैंग्वेज में हो, ताकि सामने वाले को पढ़ने में मज़ा आ जाए। ठीक है ना, तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि असमान स्कूल प्रणाली क्या है, इस प्रणाली की आवश्यकता तथा महत्व का वर्णन कीजिए। असमान स्कूल प्रणाली क्या है? अब असमान स्कूल प्रणाली की बात करें तो डिफरेंशियल स्कूल सिस्टम होता है बेसिकली। तो इसमें विशिष्ट शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसको ये भी हम कह सकते हैं। और विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व का वर्णन कीजिए। कह रहा है असमान स्कूल जो प्रणाली है उसका अर्थ विशिष्ट शिक्षा, विशेष शिक्षा से है, जहाँ भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग आवश्यकता वाले बच्चों को असमान प्रणाली द्वारा, ठीक है ना, डिफरेंशियल एक स्कूल सिस्टम के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है ना, इसको आगे थोड़ा सा हम नीचे देख लेते हैं एक बार, यहाँ से सीधे पढ़ते हैं। ये रहा विशिष्ट शिक्षा का अर्थ क्या है। तो कह रहा है कि सीधे साधे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विशिष्ट बालकों को दी जाने वाली शिक्षा ही विशिष्ट शिक्षा है। ठीक है ना, इस प्रकार विशिष्ट शिक्षा के प्रत्यय अर्थ को समझने के लिए विशेष बालकों का अर्थ समझना होगा कि विशेष बालक कौन से होते हैं। तो शैक्षिक अध्ययन राष्ट्रीय समिति के अनुसार विशिष्ट बालक व बालक होते हैं, विशिष्ट माने विशेष बालक व बालक होते हैं, स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं बेसिकली वो बच्चे होते हैं जो कि औसत बालकों से शारीरिक फिजिकल, मानसिक मेंटली, संवेगात्मक इमोशनली अथवा सामाजिक लक्षणों में इतने अधिक भिन्न यानी अलग होते हैं कि उन्हें अपनी अधिकतम क्षमता के विकास के लिए विशेष शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता होती है। पता तो जैसे आपने देखे होंगे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या इमोशनली रूप से थोड़े से पीछे होते हैं, वो एक नॉर्मल बच्चों से थोड़ा पीछे होते हैं। ठीक है ना, यानी आप ये कह सकते हो कि उनमें कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानियाँ उन बच्चों को फेस करनी पड़ रही होती है। तो उन बच्चों को समान बच्चों के साथ जो एजुकेशन दी जाती है और एक अच्छी सेवाओं के माध्यम से, तो उसी को हम कहीं ना कहीं विशेष शिक्षा कहते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं जगह इसको। जर्सिल, टेलफोर्ड और सारे इनके अनुसार विशिष्टता या असाधारणता का लेवल उन बच्चों पर लगाया जाता है। मतलब जो हम कहते हैं कि जो विशिष्टता है या असाधारणता का जो लेवल लगाते हैं कि बच्चा असाधारण नहीं है, ये बेसिकली हम उन बच्चों पे लगाते हैं जो औसत से, जो एवरेज बच्चों से बिल्कुल भिन्न अलग होते हैं, जो एक सामान्य बालक की तरह बिहेव नहीं कर रहे होते हैं। प्रो एवं क्रो का विचार क्या है
कि विशिष्ट यानी विशेष शब्द किसी एक ऐसे गुण या गुणों को धारण करने वाले व्यक्ति के लिए उस समय प्रयोग किया जाता है जब उस विशेष गुण या गुणों के कारण वह साधारण व्यक्तियों से इस सीमा तक भिन्न अलग प्रतीत होता हो कि वह अपने साथियों के विशेष ध्यान की मांग करे तथा इसके कारण उसकी व्यवहारिक सही प्रतिक्रियाएं और गतिविधियां प्रभावित हों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात कह रहा है कि जैसे मान लो कि कोई एक बच्चा है सपोज, ठीक है ना, तो उसमें कुछ ऐसे गुण या कोई भी ऐसे गुण हो, ठीक है ना, जो सकता जैसे कि वह अन्य असामान्य बच्चों समान जो बच्चा है साधारण उसको पढ़ाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार प्रतिभाशाली व पिछड़े बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा विशेष शिक्षा कहलाती है। जो पिछड़े बच्चों को मिलती है, देखा होगा स्कूल वगैरह में जो कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनको विशेष सुविधाएं वगैरह भी प्रोवाइड होती हैं ताकि वो एक नॉर्मल बच्चे के साथ आराम से पढ़ सके, ठीक है ना। जो कि इन्हें सामान्य बालकों से अलग अलग शैक्षणिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि सामान्य से अलग इनको सुविधाओं की कहीं ना कहीं आवश्यकता भी होती है, तो इसलिए उनको सुविधाएं प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है ना। आगे आते हैं कि यहाँ पर है कि हाँ कि विशेष शिक्षा संबंधी विभिन्न परिस्थितियां कैसी होती हैं कि विशिष्ट बालकों को सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा में शिक्षा दी जाए और समय समय पर विशेषज्ञ उनका निरीक्षण और मार्गदर्शन करें। कि जो बच्चा अगर लग रहा है कि असाधारण है तो उसको समय समय पर पहले तो ये कि उनको सही जो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाए और समय समय पर विशेषज्ञ जो है उनका निरीक्षण करें, ठीक है, उनकी कमियों की जांच पड़ताल करें। सेकंड पे आते हैं विशेष बालकों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाए, ठीक है ना, उनको अलग से एक्स्ट्रा क्लास वगैरह दी जाए। विशिष्ट बालकों को कुछ समय तक सामान्य बालकों के साथ ना कुछ समय अलग कक्षा में विशेष रूप से नियुक्त अध्यापकों द्वारा पढ़ाया जाए। कि विशेष बालक जो है उनको कुछ समय तक सामान्य बालकों के साथ व कुछ समय अलग कक्षा में विशेष जो टीचर्स हैं, जो वेल क्वालिफाइड टीचर्स उनके द्वारा पढ़ाया जाए ताकि उनको और ज्यादा जो है नॉलेज मिल सके, ठीक है ना। आगे आते हैं विशिष्ट बालकों के लिए विशेष कक्षाएं लगाई जाएं और विशेषज्ञ जो अध्यापक हैं, ठीक है ना, उन्हें उनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार ही विशेष शिक्षा दी कि कौन बच्चा कितना एलिजिबल है उस हिसाब से उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। विशेष शिक्षा के लिए बालकों की विशेषताओं के अनुरूप विशेष विद्यालय खोले जाएं। उदाहरण के लिए अंधों, गूंगे व बहरे बच्चों के लिए अंध एवं मूक बधिर विद्यालय हों कि जहां पर जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके अलग से विद्यालय वगैरह हो। इन विद्यालयों में बच्चों की शारीरिक व मानसिक क्षमताओं के अनुरूप उन्हें क्या दी जाए, शिक्षा प्रोवाइड की जाए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा या विशेष शिक्षा के शैक्षिक कार्यक्रम के लिए आवश्यक बातें क्या है देखते हैं जरा। यहाँ पे कह रहा है कि विशेष बालक जो होते हैं वो अन्य बालकों के समान है। हाँ, ये बात सच है बिल्कुल कि भाई कोई बच्चा विशेष बालक जो है जिसमें कोई कितनी भी कमी है पर है तो वो अन्य बालकों के समान। तो विशेष बालक मूल रूप से सामान्य बालकों से भिन्न अलग नहीं होते हैं, उनकी शिक्षा के भी वही उद्देश्य होते हैं जो सामान्य बालकों की शिक्षा के हैं। जो और बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी, जिस टारगेट के लिए दी जाएगी, लक्ष्य के लिए, उनको भी तो बच्चा तो बराबर ही है, ठीक है ना। तो एजुकेशन जो है वो दोनों को बराबर रूप से मिलनी चाहिए। शिक्षा द्वारा हम उनकी योग्यताओं व क्षमताओं का पूर्ण विकास करना चाहते हैं। ये शिक्षा का उद्देश्य होता है कि उसे बालक अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सके। अंतर केवल यह है कि उनकी शारीरिक व मानसिक क्षमताएं सामान्य बालकों से अलग होती हैं। जो कि विशेष बच्चे की बात करी जाए तो बस फर्क सिर्फ यही कि शारीरिक, फिजिकल और मेंटली तौर पर वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग है, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है कि अपनी क्षमताओं का विकास करना। अतः उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। विशेष शिक्षा की व्यवस्था करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना जरूर चाहिए। आगे आते हैं उनकी पहचान करना आवश्यक है। इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई देम। कैसे कि विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करने से पूर्व पहले विशेष बालकों की पहचान करना आवश्यक है। निरीक्षण की जांच अथवा परीक्षण कर लिया जाए, मापन वगैरह कर लिया जाए, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, परीक्षणों के द्वारा यह पता लगाया जाना चाहिए कि कौन सा बालक सामान्य बालकों से अलग है और वह कौन सी विशेषताएं हैं जो इन बालकों को सामान्य से अलग करती है, मतलब कौन से कारण है कि वो सामान्य बालकों से अलग हो रहे हैं। इन विशेषताओं के आधार पर इनका वर्गीकरण कर लिया जाना चाहिए और फिर उसके लिए विशेष कक्षा, हाँ जी, विशेष कक्षा अथवा विशेष विद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था भी उनको मिलनी चाहिए जिससे उनके व्यक्तित्व के जीवन का सही विकास हो सके। आगे आते हैं विशिष्ट शिक्षा विशेष आवश्यकताओं के अनुसार। हाँ, जो विशेष शिक्षा होंगी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार हो। कैसे कि बच्चों की जो विशेषताएं होती है वो अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए कुछ बच्चे ठीक से सुन बोल नहीं पाते, कुछ देख नहीं पाते, कुछ बच्चे बहुत अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, तो कुछ मंदबुद्धि पर पिछड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। आप कितना भी समझा लो समझेंगे नहीं, आप जितना मारो पीटो कुछ भी करो लेकिन चीजों को समझने के तैयार नहीं करते, मंदबुद्धि वाले ऐसे भी होते हैं, ठीक है ना। हमारा तो इसलिए पाला पड़ता रहता है बच्चों से। और विशेष शिक्षा की व्यवस्था करते समय हमें यह देखना चाहिए कि बच्चा किन कारणों से विशेष है, ठीक है ना, उसकी आवश्यकताएं क्या है, उसकी जरूरतें क्या है, समस्याएं क्या है, ठीक है ना, तथा उसे किस प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता है कि हम उसे किस तरीके से जीवन का एक अच्छा रास्ता बता सकते हैं। इस प्रकार इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को की विशेषता के अनुसार विशेष शिक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए, ठीक है ना। आगे आते हैं कि विशेष शिक्षा देने के लिए अध्यापकों का प्रशिक्षण आवश्यक है। बात बिल्कुल सच है कि जब विशेष शिक्षा की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर अध्यापकों को प्रशिक्षण देना यानी कि उनको ट्रेन करना बहुत जरूरी है कि जब तक वो ट्रेन नहीं होंगे तब तक हम वो कितनी भी चीजों के बारे में बच्चों को जानकारी दें उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वेल ट्रेन टीचर ही एक अच्छी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है ना। तो टीचर का आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना बहुत जरूरी है, यानी कि ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विशिष्ट बच्चे जो है सामान्य बच्चों से भिन्न अलग होते हैं, अतः उनको शिक्षा देने के लिए अध्यापक में विशेष कौशल गुण की आवश्यकता होती है। सफल शिक्षण एक अच्छे एजुकेशन के लिए उन अध्यापकों में पर्याप्त सही धैर्य हो, ठीक है ना, आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। यही नहीं, उन्हें उन विशेष मनोवैज्ञानिकों की शिक्षण विधियों की जानकारी होनी चाहिए जिससे उन बच्चों की योग्यताओं का सही विकास हो सके। अतः विशेष शिक्षा से जुड़े अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। कि जब हम टीचर की बात करते हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए, जितने बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक जिन्होंने अपनी थ्योरीज वगैरह बता रखी है, ठीक है ना, तो उनके बारे में कहीं ना कहीं जानना पड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी थ्योरी को पढ़कर कई समस्याओं का समाधान इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आगे आता है अभिभावकों का प्रशिक्षण भी आवश्यक है, क्योंकि ट्रेनिंग जो है बेसिकली ऐसा नहीं सिर्फ टीचर्स के लिए जरूरी है, ट्रेनिंग जो है वो कहीं ना कहीं अभिभावक यानी कि पेरेंट्स के लिए भी, माता पिता के लिए बहुत जरूरी है भाई। ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है ना। विशेष शिक्षा का क्षेत्र जो है बहुत व्यापक बड़ा है, इसमें केवल विद्यालय ही नहीं घर भी शामिल है। बच्चा विद्यालय के बाद अपने अधिकतर समय घर में व्यतीत करता है, ठीक है ना। अपनी विशेष आवश्यकताओं के कारण ये बच्चे कई बार अपने माता पिता के लिए समस्या बन जाते हैं। अतः अभिभावक जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनको यह पता होना चाहिए कि इन बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए और कैसे उनका मार्गदर्शन किया जाए, उनको कैसे गाइड किया जाए। उनके लिए माता पिता का भी प्रशिक्षण आवश्यक है जिससे अपने बच्चे की योग्यताओं को सही विकास में अपना यथासंभव जितना हो सके योगदान दे सकें, ठीक है ना। आगे आता है विशेष शिक्षा सर्वत्र यानी हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए। विशेष शिक्षा हमेशा समय समय पर मिलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये हर किसी के लिए मतलब एवरीवन के कोई भी हो, ठीक है ना, हर किसी के लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो विशेष बालक गांव में भी हो सकते हैं, ठीक है ना, शहर में भी हो सकते हैं। अतः इनकी शिक्षा की व्यवस्था भी दोनों जगह होनी चाहिए कि स्कूल और शहर दोनों जगह ऐसी चीजें उनको मिलनी चाहिए। एजुकेशन बहुत जरूरी है उनके लिए। जो विशेष बालक सामान्य से थोड़े भी भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, सामान्य विद्यालयों में ही विशेष कक्षाएं लगाकर अध्यापक उनका मार्गदर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन यदि वह विशेषता बहुत अधिक है तो इनके लिए विशेष विद्यालयों की आवश्यकता होती है। अगर कोई बच्चा ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, अगर वो कुछ ज्यादा ही असाधारण है और बच्चों से, तो उसके लिए विशेष विद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। उदाहरण के लिए पूरी तरह गूंगे,
ठीक है ना, बहरे व नेत्रहीन जो बच्चे हैं उनको तो विशेष रूप से उनके लिए खोले गए विद्यालयों में ही पढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। इन बच्चों की संख्या में कम होने के कारण इनके लिए गांव में विशेष विद्यालय खोलना संभव ना हो, तो शहरों में खोले गए विद्यालयों में इनके लिए छात्रावास की सुविधाएं, हॉस्टल वगैरह की उपलब्धि होनी चाहिए। और यदि गांव जो है वो शहर से यदि दूर नहीं है तो उन्हें घर से विद्यालय से घर पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं जरूरी है, ठीक है ना। आगे आते हैं विशेष शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, जो अगर हम बात करें कि उसका जो एक तरीके से सिलेबस है, ठीक है ना, जो सिलेबस है करिकुलम है उसका, वो बालकों की आवश्यकताओं पर आधारित हो कि जितना वो पढ़ सकें, जितना वो समझ सकें उनके लिए, ठीक है ना। तो स्पेशल एजुकेशन का सबसे ज्यादा जो बच्चों को नीड पड़ती है वो ध्यान रखना, वो इन बच्चों को बहुत ज्यादा पड़ती है, विशेष बच्चों को। क्यों? क्योंकि जो एजुकेशन होगी वो इन्हीं पर ही बेस होनी चाहिए कि ऐसा करिकुलम तैयार करना चाहिए गवर्नमेंट को जो इनको इजीली प्रिपेयर कर पाए इनके हिसाब से, ठीक है ना। क्योंकि और बच्चों की तरह तो है नहीं कि बहुत जल्दी चीजों को कर लेंगे या बहुत जल्दी मैथ्स के क्वेश्चन कर लेंगे, अगर बच्चा मन बुद्धि है तो उतनी जल्दी कैसे करेगा, ठीक है ना। तो उनके हिसाब से चीजें होनी चाहिए। तो कह रहा है कि विशेष बालकों की शिक्षा के सामान्य के साथ साथ कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं, ठीक है ना। और इन उद्देश्यों की प्राप्ति तभी हो सकती है जबकि उनके लिए विशेष प्रकार का पाठ्यक्रम बनाया जाए, उनके लिए अच्छा करिकुलम तैयार किया जाए। यह विशेष बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, बच्चों के अनुसार होना चाहिए। नेत्रहीन बालकों को संगीत टाइप और कुर्सी बनना जा सकते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से काम मिले, ठीक है ना। ऐसी चीजें मिलेंगी जिससे वो इजीली कर पाए इनको। इस प्रकार अन्य प्रकार के जो विकलांग बच्चे हैं, जो साधारण बच्चे हैं, उन बालकों को कटाई बुनाई सिलाई तथा जेवर बनाना सिखाया जा सकता है। प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी रुचि के अनुरूप विभिन्न प्रकार का पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियों में व्यस्त सिखाया जा सकता है। जो बच्चे बिल्कुल ठीक है उनको उनके अनुसार मिलेगा, जिससे उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिल सके। इस प्रकार की उपयुक्त सही बातों को ध्यान में रखकर विशेष शिक्षा का आयोजन किया जाए तो निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व के जीवन का सही विकास करने में सफलता इनको मिलेगी। विद्यालय, परिवार एवं समुदाय का सहयोग इन बालकों के संबंधित समस्याओं का समाधान करने में सहायक सिद्ध होगा, ठीक है ना। अब आगे थोड़ा देखते हैं विशेष शिक्षा की आवश्यकता व महत्व है, और इसमें अगर एक मिनट को देख लेते हैं कितने पॉइंट्स हैं इसके भी थोड़े 7-8 पॉइंट्स तो कर लेते हैं, पूरी करना, ठीक है ना। देखते हैं तो विशेष शिक्षा की आवश्यकता है तो क्या है। जब विशेष शिक्षा की बात की जाती है तो विशेष बालकों की जन्मजात योग्यताएं पूर्ण विकास के लिए, विशेष बालकों की जन्मजात योग्यताओं के पूर्ण विकास के लिए उनको विशेष शिक्षा दी जाती है ताकि उन्हें जीवन का सही विकास कर सके। प्रत्येक बालक चाहे वह सामान्य हो या विशेष, उनमें कुछ जन्मजात गुण या विशेषताएं होती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें उनकी इन समस्याओं क्षमताओं के पूर्ण विकास की अवसर प्रदान की जाए, क्योंकि इन बालकों की आवश्यकताएं सामान्य बालकों से अलग होती हैं। अतः यह आवश्यक है कि उनके लिए विशेष शिक्षा का आयोजन किया जाए जिससे उनके व्यक्तित्व जीवन का स्वाभाविक सही विकास हो सके, ठीक है ना। आगे आते हैं मानवीय संसाधनों के विकास के लिए, ठीक है ना, जो उनको ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह है वो बेसिकली सही तरीके से मिले, ठीक है ना। जैसे किसी राष्ट्र के पास 3 प्रकार के संसाधन होते हैं, भौतिक जैसे बिजली, पानी, कोयला, आर्थिक, ठीक है ना, पैसा, इकोनॉमिक, फाइनेंशियली जो हो गया। मानवीय संसाधन में अर्थात जनशक्ति। कैसे? इन तीनों प्रकार के संसाधनों में मानवीय संसाधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भौतिक आर्थिक संसाधनों का उपयोग मनुष्य ही करते हैं। बिजली, कोयला हो गया, पैसा वगैरह जो हो गया, ये सब मानव ही करते हैं। तो तीसरी कंडीशन ज़्यादा जरूरी है, किसी भी राष्ट्र के पास कितने ही भौतिक व आर्थिक साधन क्यों ना हो, यदि उनका प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में आवश्यक सही कौशल मतलब सही ज्ञान की कमी है, अभाव कमी है, तो वैसा व्यर्थ विकास होगा। ये बात सही है कि अगर मानव अपनी चीजों का सही उपयोग नहीं कर सकता तो सब व्यर्थ है चीजें, ठीक है ना। विशेष बालक भी राष्ट्र की मानवीय पूंजी है, जो विशेष बालक है वो तो देश का आधार है, देश के मानव है, ठीक है ना। तो उनको भी अपने व्यक्तित्व अपने जीवन के विकास के वैसे ही अवसर उपलब्ध होनी चाहिए जैसे कि सामान्य बालकों को होते हैं, और ऐसा तभी संभव है जब इन विशिष्ट बालकों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ठीक है ना। आगे आता है राष्ट्रीय विकास के, देश के विकास के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ठीक है ना। आज के युग में कोई भी राष्ट्र अपनी जनशक्ति की उपेक्षा करता है कि वे लोगों का साथ दे, ठीक है ना, देश के सपोर्ट में नहीं, ठीक है ना, उपेक्षा करके विकास नहीं कर सकता, ठीक है ना। आज के युग में कोई भी राष्ट्र अपनी जनशक्ति की उपेक्षा करके विकास नहीं कर सकता। उसकी प्रगति, सुरक्षा व कल्याण उसके नागरिकों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। कि लोगों के बारे में कहीं ना कहीं कि लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। तो देश की प्रगति, सुरक्षा, कल्याण उसके नागरिकों पर निर्भर करती है। कोई भी राष्ट्र जो अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहता है अपने वर्तमान के बच्चों के विकास को अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि आज के बच्चे ही राष्ट्र के भविष्य के निर्माता होते हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है, ठीक है ना। राष्ट्रीय विकास में विशेष बालकों के योगदान को भी कम करके नहीं आया जा सकता, इनको पीछे नहीं कर सकते बच्चों को। राष्ट्रीय विकास में तो प्रत्येक व्यक्ति की साझेदारी बराबर होती है। यदि किसी राष्ट्र के भौतिक, आर्थिक अथवा मानवीय साधन व्यर्थ बेकार पड़े जाते हैं तो वह कभी विकास नहीं कर सकता। साधनों की व्यर्थता, साधनों का बेकार होना किसी भी विकासशील राष्ट्र के लिए अभिशाप है। तो साधन कभी खराब नहीं होनी चाहिए। चलते हैं उदाहरण के लिए, यदि प्रतिभाशाली बच्चों की ओर विशेष ध्यान न दिया जाए, उनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था न की जाए तो देश उनकी योग्यताओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित पीछे रह जाता है, क्योंकि इन्हीं थोड़ी सी संख्या वाली प्रतिभाशाली बच्चों पर राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है, ठीक है ना। इस प्रकार बच्चे चाहे विकलांग हो, ठीक है ना, हैंडीकैप्ड हो, कहीं कोई परेशानी हो या पिछड़े हुए हो, ठीक है ना, उनका विकास ना हुआ हो, तो उन सब में कुछ ना कुछ योग्यताएं अवश्य होती है, ठीक है ना। जैसे आपने कहानी सुनी होगी द्रोणाचार्य एकलव्य की, भाई द्रोणाचार्य जो था वो पिछड़े एक कहीं ना कहीं कास्ट से था और द्रोणाचार्य ने उसको कहीं ना कहीं शिक्षा नहीं दी थी, ठीक है ना, कि भाई वो निजी कास्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें योग्यता थी कौन सी, धनुष शिक्षा की एक बहुत अच्छी योग्यता। तो ऐसे ही कुछ बच्चे होते हैं चाहे वो विकलांग हो या पिछड़े हो, तो उनमें कोई ना कोई एक योग्यता अवश्य होती है जिनका विकास करके राष्ट्र को योग्य नागरिक एवं कुशल अच्छी जनशक्ति प्रदान की जा सके, उनको देश का बेहतर नागरिक बनाया जा सकता है। अतः इनके लिए विशेष शिक्षा का होना बहुत क्या आवश्यक है। कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। अब जैसे कि भारत है वो कल्याणकारी राज्य जो विकास कर रहा है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें इन बच्चों को भी कहीं ना कहीं साथ लेकर चलना है। आज लगभग सभी विकासशील राष्ट्र कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रयत्नशील आगे बढ़ रहे हैं। एक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह सामान्य है या विशेष अपनी क्षमताओं के अधिकतम विकास के अवसर प्रदान करे कि वो अपनी क्षमता के अनुसार विकास कर सके और व्यक्ति के विकास के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं रुकावटों को दूर कर सके। इस दृष्टि से विशेष शिक्षा बहुत क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। आगे आते हैं प्रजातंत्र की सफलता के लिए। प्रजातंत्र की सफलता आदर्श अच्छे नागरिकों पर निर्भर करती है। प्रजातंत्र में आदर्श एक अच्छे नागरिक से अर्थ उनसे है जो अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सचेत हो। दूसरे शब्दों में प्रजातंत्र की सफलता के लिए जनमत, जनता का प्रभुत्व एक या सचेत एक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा जनमत ही राष्ट्र का मतलब एक ऐसी जनता ही देश का नेतृत्व योग्य हाथों में सौंपने को समर्थ होती है जिससे राष्ट्रीय विकास को बल मिलता है, ठीक है ना। तो जनता भी क्या करती है, ऐसे योग्य नेताओं के हाथों में देश को सौंपती है जो व्यक्ति क्या होता है, बहुत ज्यादा बेटर होता है, ठीक है, समर्थ होता है देश को चलाने के लिए, ठीक है, उससे देश के विकास को बल मिलता है। जैसे अभी देश अभी क्या है कि देश में अच्छे लीडर्स हैं, ठीक है ना, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो कहीं ना कहीं जनता को उन पे बहुत ज्यादा भरोसा है, ठीक है ना, कि वो योग्य है, तो उनके हाथों में कहीं ना कहीं देश को सौंप रखा है, ठीक है ना। और जनमत को सचेत सही बनाने का कार्य शिक्षा ही करती है, क्योंकि विशेष बालकों का मत भी सामान्य बालकों की तरह ही महत्वपूर्ण है। तो किसी भी जनता को जो सचेत करती, जागरूक करती है वो एजुकेशन करती है, ठीक है ना। तो जिस तरह सामान्य बालकों सामान्य बालक जो है वो महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, तो विशेष बालकों का भी कहीं ना कहीं महत्व, उनके विचार भी बहुत जरूरी है, तो उनकी शिक्षा भी उनकी तरह आवश्यक है जिससे प्रजातंत्र को सफल बनाया जा सकता है। आगे आता है शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए। विशेष शिक्षा शैक्षिक अवसरों की समानता की दृष्टि से भी आवश्यक है। भारत की नई शिक्षा नीति में भी शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल दिया गया है। इस दृष्टि से विशेष बालकों
को शिक्षा के वैसे ही अवसर प्राप्त होने चाहिए जैसे सामान्य बालकों को होते हैं। जैसे सामान्य बालकों को एजुकेशन मिलती है वैसे इनको भी मिलनी चाहिए ताकि उनको बराबर के अवसर मिल सके। ध्यान रखना, इनके लिए विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करके शैक्षिक अवसरों की समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो सेम चीजें मिलनी चाहिए बिल्कुल, तब ज्यादा बेहतर होगा। आगे आते हैं विशिष्ट बालकों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। अगर विशेष बालक जो होते हैं आपको पता होगा कि भाई उनको अगर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस देना है या एक तरीके से उनको आगे जीवन में बढ़ाना है तो आत्मविश्वास पैदा करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे बच्चों में एक बार आत्मविश्वास टूट गया तो ये जीवन में हमेशा अपनी एक कमी को लेकर बैठे रहते हैं कि वो औरों से कम है या उनमें कोई ऐसी कमी है चाहे वो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते या हाथ पैरों से कहीं ना कहीं किसी वजह से वो पीछे हैं, तो वो अब जीवन में कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं और आगे बढ़ने की कहीं ना कहीं चाह छोड़ देते हैं। तो ऐसे बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करना बहुत जरूरी है। तो विशेष बालक जो है अपनी विशेषताओं के कारण विशेष मार्गदर्शन की अपेक्षा आशा करते हैं। यदि उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता तो उनकी क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता और वे पिछड़ते चले जाते हैं। इसमें उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, सर्वहीन भावना के शिकार भी होते हैं कि लोग उन्हें हीन नजर से देखते हैं। ठीक है ना, लोग उन्हें बुरा भला बोलते हैं। ठीक है ना, और जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि लोग उनमें एक कमी निकालने लग जाते हैं। तो अगर वो खुद ही जो बच्चा है वो अपनी कमी को अपनी शक्ति बना ले तो कोई उसमें कमी नहीं निकाल पाएगा। अतः उनकी योग्यताओं का विकास करके उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए विशेष शिक्षा जरूरी है और जीवन में समायोजन के लिए कि जीवन में एक लोगों को जोड़ने के लिए, एडजस्टमेंट के लिए, ताकि वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह रह सके। ठीक है ना, कि लोग उनको लाचार ना कहे, लोगों को हीन ना समझे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में समाज के साथ समायोजन करने की क्षमता का होना आवश्यक है। विशिष्ट बालकों को तो समाज में समायोजन, एडजस्टमेंट जो होता है संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि समाज कहीं ना कहीं उनकी कमी की वजह से उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। क्षमताओं के विकास के अभाव, कमी में वैसे उनको बेचारे या दीनहीन समझने लगते हैं कि भाई वो बेचारे हैं लोग उनको, क्योंकि ऐसा होता है ना कई बार किसी की कमी को हम उसे बेचारा ना आके तो उसकी कमी को हम उसकी शक्ति बता दें तो जाहिर सी बात है वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, समाज को अच्छा योगदान दे सकता है। तो कई बार ऐसे बच्चे क्या होते हैं तो उनमें आत्मविश्वास तो होता नहीं है, तो अपने आप को औरों से कम समझ के वो कामों में कहीं ना कहीं रुचि नहीं दिखाते। ठीक है ना, और समाज में समायोजन भी नहीं कर पाते। तो उनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था करके उन्हें बेचारगी या दीनता से कि जो लोग उन पर रहमदिली दिखाते हैं, रहमदिली वगैरह, तो उनके एहसास से बचाया जा सकता है जिससे वह समाज में समुचित सही समायोजन, एडजस्टमेंट कर अच्छा जीवन भी जी सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार स्पष्ट है कि विशेष शिक्षा व्यक्ति एवं राष्ट्र दोनों के विकास के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर हमने आज अपने दो क्वेश्चन कवर करे हैं और मैं आशा कर क्या नाम है उनका यूज